It's time to understand all the important concepts that she has given. And first concept is intertextuality. As the literal meaning suggests, that when texts are somehow interrelated, intertextuality, when texts are interrelated, that is called intertextuality. Now, what does it really mean? Let's crank it up a notch by digging deeper into it. So, Kristeva says that texts are interrelated with each other. No text can be read or understood in isolation. Texts are not some static elements that represent only the literal or static meaning that appears from outside. In fact, texts are dynamic, they are open ended. They do not contain only one fixed static meaning. There is a possibility of hundreds or thousands of interpretations of a single text, because it is in relation with several other texts. One text is in relation with several other texts. So, all these texts combinedly give meaning to that one particular text. For example, let's take an example and understand what does she want to say. For example, T.S. Eliot का द वेस्टलैंड, जो द वेस्टलैंड रचना है इनकी, ये अगर आप एक स्टैटिक टेक्स्ट की तरह पढ़ेंगे तो वेस्टलैंड का जो भी एक मीनिंग है, जो डीपर मीनिंग है, जो बहुत सारी बातें ये कन्वे करना चाहता है ये जो रचना, वो हमें समझ में नहीं आएगी जब तक हम इसे दूसरे टेक्स्ट के साथ इंटर रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे. क्योंकि this text, The Wasteland, it is filled with references to other works like Bible and Buddhist teachings, Hindu Upanishads and Chaucer's Canterbury Tales, शेक्सपियर्स वर्क्स. बहुत सारी रचनाएं हैं जिसके रेफरेंस इस वेस्टलैंड में हमें मिलते हैं. तो उन सब के साथ जब हम इंटर रिलेट करके पढ़ेंगे तभी हमें द वेस्टलैंड की सही मीनिंग, सही इंटरप्रिटेशन समझ में आएगी. तो दिस इज़ वॉट जूलिया क्रिस्टीवा वॉन्ट्स टू से कि इंटरटेक्सचुअलिटी में ही हम किसी भी चीज़ को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड को, लैंग्वेज को, डिस्कोर्स को समझ सकते हैं. उसको सेपरेट करके बिल्कुल एक स्टैटिक आइसोलेटेड पीस ऑफ वर्क की तरह नहीं समझ सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक रचना का नाम सोचते हैं जैसे यूलिसीज़. हम सब ने पढ़ी भी है यूलिसीज़. जेम्स जॉयसी की यूलिसीज़ जो है, इसको अगर हम एक स्टैटिक टेक्स्ट की तरह पढ़ें तो ये हमें समझ नहीं आएगी. लेकिन जब हम इसे इंटरटेक्सचुअल टेक्स्ट की तरह पढ़ें, इसे अन्य टेक्स्ट से रिलेट करके पढ़ें, तो हमें ये ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी. और इसमें किस अदर टेक्स्ट के रेफरेंस मिलते हैं, जैसे होमर का ओडिसी, इसमें होमर के ओडिसी के रेफरेंस मिलते हैं और शेक्सपियर के हैमलेट के भी रेफरेंस इसमें मिलते हैं. तो ये एक तरह का आइसोलेटेड टेक्स्ट ना हो करके एक इंटरटेक्सचुअल टेक्स्ट है. तो यही ये कहना चाहती हैं. अब एक बात ये भी है कि इंटरटेक्सचुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट ये क्रिस्टीवा ने दिया है, वेयर हैज़ इट कम फ्रॉम वेयर शी बोरोड इट, कहाँ से उन्हें इंस्पिरेशन मिली. तो दो ऐसे हमारे रिनाउंड लिटरेरी फिगर्स हैं जिनसे इंस्पिरेशन लेकर के इन्होंने अपने इंटरटेक्सचुअलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है. उनमें से एक है सॉशुअर और दूसरे हैं बख्तिन. सॉशुअर का जो कॉन्सेप्ट ऑफ साइन है और बख्तिन का जो कॉन्सेप्ट ऑफ डायलॉजिज्म है, ये दोनों ही इंस्पायर करते हैं क्रिस्टीवा को अपना कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरटेक्सचुअलिटी देने के लिए. कैसे? क्योंकि सॉशुअर कहते हैं कि देयर इज़ एन आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड. इसका क्या मतलब है कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड में एक आर्बिट्रेरी रिलेशन होता है, और इस वजह से हमेशा हम देखते हैं यहाँ आर्बिट्रेरी रिलेशन को ना ध्यान दे करके आप रिलेशन पे ध्यान दीजिए कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड में एक रिलेशन है. तो अ सिग्निफायर कैन हैव वेरियस सिग्निफाइड्स.
one signifier is related to multiple signifieds. Likewise, one text is related to multiple other text. यही कहना चाहते हैं। जैसे कि बख्तिन का कॉन्सेप्ट ऑफ डायलॉजिज्म है, उसमें ये कहता है कि जो डिस्कोर्सेस हैं, जो लैंग्वेज है, वो हमेशा कैसे प्रोड्यूस होती है, डायलॉजिज्म के द्वारा, कंटिन्यूस कांस्टेंट डायलॉग के द्वारा, कांस्टेंट डिस्कोर्सेस के द्वारा ही लैंग्वेज और लिटरेचर प्रोड्यूस होता है। कोई एक स्टैटिक जो है बात, कोई स्टैटिक मोनोलॉग से कभी लैंग्वेज प्रोड्यूस नहीं हो सकती। दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच जब इंटर रिलेटेड बातें होती हैं, जब डायलॉग होता है, तभी क्या होती है, लैंग्वेज प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से बख्तिन क्या कहना चाहते हैं कि हमेशा जो बातें हैं, जो डिस्कोर्सेस हैं, जो कॉन्वर्जेशन है, वो क्या है, इंटर रिलेटेड होने चाहिए, तभी हमारी मीनिंग कन्वे हो पाती है। इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट से बोरो किया है क्रिस्टीवा ने अपने कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरटेक्सचुअलिटी को। तो Christeva here argues that no text exists in isolation and the meaning of a text is always produced in relation to other works and cultural contexts. She emphasizes on the dynamic and relational nature of texts, challenging the idea of a text as a closed, self-contained entity. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा इंटरटेक्सचुअलिटी का क्या मीनिंग है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कोरा। कोरा का क्या मीनिंग है? अकॉर्डिंग टू क्रिस्टीवा, कोरा इज अ नरिशिंग मैटरनल स्पेस। ये एक नरिशिंग, नर्चर करने वाला, पोषण देने वाला मैटरनल स्पेस है बच्चे के लिए, जो अपने माँ के आसपास का बिल्कुल इनिशियल फेज़ में जो स्पेस होता है, जो बिल्कुल बच्चे की इनिशियल फेज़ में 0 to 6 मंथ का जब तक वो रहता है, एक शिशु रहता है, एक इन्फेंट रहता है, उस टाइम पर जो उसका स्पेस होता है, उसका जो एनवायरनमेंट होता है, वो क्या होता है, मैटरनल स्पेस होता है। वो अपनी मदर से सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है, और उस एनवायरनमेंट को, उस फेज़ को ही हम क्या कहते हैं, कोरा कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टीवा, कोरा इज़ द प्रीलिंगुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये प्रीलिंगुअल स्टेज है, लैंग्वेज के डेवलपमेंट से पहले की स्टेज है किसी बच्चे की। द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट फ्रॉम 0 to 6 months of age. Her concept of Cora is inspired by Plato's views. वो प्लेटो से बोरो करती हैं अपने कॉन्सेप्ट ऑफ कोरा को। प्लेटो के विचारों में उन्हें कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिली अपना कॉन्सेप्ट ऑफ कोरा देने के लिए। तो कोरा के जो पिवटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं? पहला तो है कि ये प्री सिम्बॉलिक स्टेज है। प्री सिम्बॉलिक स्टेज है मतलब कोरा कम्स बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सिम्बल्स एंड मीनिंग्स एंड कल्चर। तो ये सिम्बल्स को समझने से पहले की स्टेज है। देन इट इज़ द फेज ऑफ बॉडीली एक्सपीरियंसेस। व्हाट डज इट मीन? बिकॉज इट्स द टाइम फॉर इंटेंस फिजिकल सेंसेशंस। इसमें बच्चा जो है वो लैंग्वेज के माध्यम से अपनी नीड्स को, अपनी भावनाओं को नहीं बता पाता है। कैसे बता पाता है? वो सिर्फ फिजिकल सेंसेशंस के माध्यम से ही कुछ भी समझ पाता है और कुछ भी समझा पाता है। सो इट्स द टाइम ऑफ इंटेंस फिजिकल सेंसेशंस, इट्स द टाइम फॉर ड्राइव्स। उसके अंदर बहुत सारी ड्राइव्स होती हैं, जैसे भूख की, प्यास की, ये सारी ड्राइव्स होती हैं उसको, और बहुत सारी उसे नीड्स होती हैं। सो इट्स अ फेज वेयर द इन्फेंट इज़ प्राइमरीली फोकस्ड ऑन बॉडीली एक्सपीरियंसेस। वो अच्छा बुरा, सही गलत और मॉरल वैल्यूज़, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, और इन सब से बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ किन चीज़ों से इंट्रोड्यूस होता है? वो बॉडीली एक्सपीरियंसेस से इंट्रोड्यूस होता है। उसे खाने, पानी और उसे किसी का टच, सिर्फ इतनी ही बातें समझ में आती हैं। सो द इन्फेंट इज़ डोमिनेटेड बाय बोथ लाइफ ड्राइव एंड डेथ ड्राइव। इस समय में, इस फेज़ में बच्चे के अंदर दो ही तरह की ड्राइव होती है। लाइफ ड्राइव होती है जीने के लिए जो जो चीज़ें करता है। डेथ ड्राइव, कुछ कुछ डर होते हैं, बच्चा जब रोता है, जब दुखी होता है, तो वो सारी डेथ ड्राइव होती है। तो बॉडीली एक्सपीरियंसेस का एक फेज़ होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो अ फेज़ वेयर द इन्फेंट is seen
एज मर्जिंग विद द मदर। यहाँ पर जो बच्चा है बिल्कुल मर्ज होता है, बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड होता है अपनी मदर से, अपनी मदर की बॉडी से। द इन्फेंट इज डिपेंडेंट ऑन मदर फॉर एवरीथिंग। In this stage the infant is yet not able to distinguish himself from his mother। वो बच्चा अभी तक अपने आप को, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को समझ नहीं पाया होता है। वो अपने आप को मदर से क्लोजली रिलेटेड रखता है और अपनी आइडेंटिटी को मदर की आइडेंटिटी से सेपरेट करने में अभी भी काबिल नहीं हुआ होता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरा। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड कॉन्सेप्ट, सेमियोटिक एंड सिम्बॉलिक स्पेसेस। अब सेमियोटिक और सिम्बॉलिक स्पेसेस क्या हैं? थोड़ा सा हम पहले ये समझ लेते हैं कि सेमियोटिक स्पेस, सेमियोटिक से हमारा मतलब है लैंग्वेज के डेवलप होने से पहले, और सिम्बॉलिक का मतलब है लैंग्वेज के डेवलप होने के बाद। तो सेमियोटिक स्पेस एक तरीके से किससे रिलेटेड है? क्लोजली रिलेटेड है कोरा से। According to Kristeva, there are two crucial aspects of language and signification. Meaning thereby, there are two elements of signification, semiotic and symbolic। हमारे किसी भी चीज़ के अर्थ धारण करने के दो एलिमेंट्स होते हैं। सिग्निफिकेशन के दो एलिमेंट्स हैं, एक सेमियोटिक है और एक सिम्बॉलिक एलिमेंट है। सेमियोटिक एलिमेंट क्या होता है? ऐसा नहीं है कि जब किसी भी टेक्स्ट में कोई अर्थ हम निकालते हैं, मीनिंग उसकी या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, तो या तो सिर्फ सेमियोटिक होगा या सिर्फ सिम्बॉलिक होगा। ऐसा नहीं है। सेमियोटिक और सिम्बॉलिक दोनों एक साथ होते हैं, लेकिन ये दोनों एलिमेंट अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। जो सेमियोटिक स्पेस है, जो सेमियोटिक एलिमेंट है किसी भी टेक्स्ट का, वो क्या बताता है? वो बहुत सारी हमारी ड्राइव्स से रिलेटेड होता है, बहुत सारे इमोशंस को प्रकट करता है, और ये हमारा एक तरह से क्लोजली रिलेटेड होता है कोरा से। इट इज़ रूटेड इन द प्री ऑडिबल फेज। प्री ऑडिबल फेज का क्या मतलब है? जब चाइल्ड जो है वो इंटीमेटली कनेक्टेड है विद द मदर्स बॉडी, तो ये जो है हमारी प्री ऑडिबल फेज होती है। इट इज़ अ मैटरनल फेज, हम इसे मैटरनल फेज भी कह सकते हैं। सो इट इज़ अ स्टेट बिफोर द चाइल्ड एंटर्स द कल्चरल ऑर्डर। ठीक है, तो सेमियोटिक स्पेस क्या है? सेमियोटिक स्पेस ऐसा है, वह स्पेस है, वो एलिमेंट है किसी भी लैंग्वेज का जिसमें कि हम मैटरनल फेज को महसूस कर सकते हैं, अपनी प्री ऑडिबल फेज को महसूस कर सकते हैं। प्री ऑडिबल या मैटरनल फेज कौन सी फेज है? जब हमारे अंदर लॉजिक, रूल्स, रेगुलेशंस, मॉरल्स, वैल्यूज़, इन सब की ओरिजिन नहीं हुई होती है, तब ये हमारा सेमियोटिक स्पेस होता है, कोरा का स्पेस होता है। इस स्पेस में इन सब चीज़ों की प्रधानता ना हो करके किसकी प्रधानता होती है? ड्राइव्स की, नीड्स की, इमोशंस की, और इसमें रूल रेगुलेशन की प्रधानता नहीं होती है। तो सेमियोटिक स्पेस रिप्रेजेंट्स प्री ऑडिबल फेज ऑफ अ चाइल्ड, maternal phase of a child, a state before the child enters the cultural order. It is rhythmic and fluid. What does it mean? What do you mean by rhythmic and fluid? Means that there are no rules, no grammar. Suppose, for example, look at the way an infant cries or coos, expressing emotional needs before acquiring language. तो जब बच्चा रोता है या हंसता है, जो बच्चे की पैदा होने से लेकर 6 मंथ की अवस्था तक का जो समय होता है, उसमें बच्चा कोई भाषा का प्रयोग नहीं कर पाता है, सिंबल्स का प्रयोग नहीं कर पाता है, ग्रामर्स का, रूल्स का प्रयोग नहीं कर पाता है। वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है? रिदम के माध्यम। एक रिदम में वो कुछ भी कुछ भी कहना चाहता है, मतलब एक या तो रिदम में रोता है
या एक हमें लगता है ना कि एक रिदमिक वॉइस है उसकी, उसमें कोई सिंबल, कोई रूल्स, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई उसकी वॉइस में एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के अंदर उसकी वॉइस नहीं ढली हुई होती है, वो एक रिदमिक वॉइस में ही अपनी नीड को बताता है। तो ये स्टेज कौन सी है? रिदमिक है एंड फ्लूइड है। इसे फेमिनिन क्वालिटी के साथ एसोसिएट किया जाता है, क्योंकि ये वह अवस्था है जब बच्चा अपनी मदर से क्लोजली कनेक्टेड होता है। तो सेमियोटिक स्पेस उस स्पेस को कहते हैं जो कि प्रीऑडिबल है, मैटरनल है, एसोसिएटेड विथ फेमिनिन एंड रिदमिक एंड फ्लूइड। इसके बाद हम बात करते हैं सिंबॉलिक स्पेस की। अब ये वो स्पेस है जिसमें बच्चा किस पे आ चुका है? बच्चा अपने कल्चरल और लिंग्विस्टिक ऑर्डर में एंट्री कर चुका है। ये कैसी फेज़ है? ये ऑडिबल और पैटर्नल फेज़ है। यहाँ पैटर्नल से मतलब है एसोसिएटेड विद द फादर एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स, क्योंकि मदर को ज़्यादा इमोशनल समझा जाता है और जो फादर हैं उनको रूल रेगुलेशन से ज़्यादा चलने वाला समझा जाता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जो सिंबॉलिक स्पेस है वो भी बिल्कुल उसी तरीके से है, पैटर्नल फेज़ की तरह है। इसमें बच्चा क्या करता है? he follows the rules, the regulations, the structural framework of language. It represents the child's entry to the cultural and linguistic order when the child separates himself from the mother. So this space is basically rule governed. It is associated with the formal aspects of language such as grammar and syntax, and it is associated with the मैस्कुलिन। तो इसमें इस स्पेस में हम ग्रामर को फॉलो करते हैं और रूल्स को फॉलो करते हैं, जबकि हमारी जो सेमियोटिक स्पेस है उसमें हम रूल्स वगैरह को फॉलो नहीं करते हैं, इसमें रिदम और फ्लूइड को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, द सिंबॉलिक स्पेस इज प्रेजेंट इन लर्निंग हाउ टू स्पीक ग्रामेटिकली, अंडरस्टैंडिंग सोशल रूल्स एंड यूजिंग लैंग्वेज टू कम्युनिकेट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सिंबॉलिक स्पेस एंड सेमियोटिक स्पेस। सो इट इज़ द मदर्स बॉडी हु mediates between semiotic and symbolic realm, because the mother moves the child from semiotic space to symbolic. देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो बच्चा कैसे मूव करता है सेमियोटिक स्पेस से अपने सिंबॉलिक स्पेस में, और उसमें भी ये बताया गया है कि जब बच्चा सेमियोटिक से सिंबॉलिक में जाता है तो मदर जो है बीच में एक मीडिएटर की तरह होती है, बच्चे को पुश करती है सेमियोटिक से सिंबॉलिक की तरफ। लेकिन मैंने इसके पहले जब मैंने स्टार्ट किया था टॉपिक, तो आई हैड सेड कि जब लैंग्वेज में हम सेमियोटिक और सिंबॉलिक की बात करते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लैंग्वेज में दोनों एक साथ पाए जा सकते हैं, कि मतलब सेमियोटिक जो इमोशंस को ज़्यादा प्रेजेंट कर रहा है और सिंबॉलिक जो रूल्स को प्रेजेंट कर रहा है। तो जब लैंग्वेज में एक टेक्स्ट बनता है तो उसमें इमोशंस, इमेजिनेशन भी होता है, साथ में ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह भी सब कुछ होते हैं, और इन सबको कंबाइन करके ही हमारा टेक्स्ट बनता है। तो दो एस्पेक्ट्स में हमें सेमियोटिक और सिंबॉलिक को समझना है, एक तो एक इन्फेंट के विकास के संदर्भ में, और एक हमें लिटरेचर के, लैंग्वेज के और टेक्स्ट के कंस्ट्रक्शन के संदर्भ में। दो बातें हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो है एब्जेक्शन। एब्जेक्शन एज अ कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें इसकी लिटरल मीनिंग को समझ लेना चाहिए कि व्हाट इज एब्जेक्शन। Abjection is a kind of depressed feeling, a bleak and heavy-hearted state of mind. तो इस तरह की state of mind जिसमें हम क्या करें, हमारा जो हार्ट किसी ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस करके जो कि बिल्कुल ही कह सकते हैं थ्रेटनिंग है, उसे एक्सपीरियंस करके जो हमारे हार्ट में बिल्कुल फीलिंग आती है, एक डर की या एक डिसअपॉइंटमेंट की या एक बिल्कुल ओवरवेलमिंग जो फीलिंग आती है, उसको हम कहते हैं एब्जेक्शन। क्रिस्टीवा टॉक्स अबाउट हर कॉन्सेप्ट ऑफ एब्जेक्शन इन हर सेमिनल वर्क पावर्स ऑफ हॉरर एंड एसे ऑन एब्जेक्शन दैट केम आउट इन 1980। उन्होंने इस वर्क में अपने एब्जेक्शन के कॉन्सेप्ट की बात की है। और एब्जेक्शन है क्या, वो ये बताती हैं कि इट इज़ अ ह्यूमन रिएक्शन
to what is perceived as grotesque, repulsive और threatening. कोई भी ऐसी threatening चीज़ जो हमें डराने वाली है, जो हमें बहुत भयानक लगती है, उसको पहली बार जब हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारा जो भी रिएक्शन होता है वो एब्जेक्शन कहलाता है. और ये थीरी उनकी कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है? ये इन्फ्लुएंस्ड है साइको एनालिसिस से. और साइको एनालिसिस जो सिगमंड फ्रायड और जाक लकान की साइको एनालिसिस थीरी थी, उससे इन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ली है. आप आगे चल के पढ़ेंगे भी जाक लकान को. तो इनकी जाक लकान और फ्रॉयड की साइको एनालिसिस थीरी से इन्होंने इंस्पिरेशन लेकर के अपना कॉन्सेप्ट ऑफ एब्जेक्शन दिया था. So, according to Kristeva, abjection occurs when the symbolic order or the system of meaning is collapsed. देखिए, abjection एक लिटरल मीनिंग में हम ऐसे समझते हैं कि हमारा किसी भी ऐसी चीज़ को जिसका कि हमें बिल्कुल भी एंटिसिपेशन नहीं था, हमारे लिए बिल्कुल भयानक है, ग्रोटेस्क है, बिल्कुल थ्रेटनिंग है, डराने वाली है, जो अचानक से हमारे सामने आ गई, उसको देख करके हमारा जो भी रिएक्शन है वो एब्जेक्शन है. अब लिटरेरी फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में एब्जेक्शन का क्या मतलब है? कोई भी ऐसी घटना लिटरेचर में अगर हो जाए जिसे देख करके हम बिल्कुल स्तब्ध रह जाएं, हमारे पास उसका कोई रिप्लाई ना हो, तो क्या होगा? एब्जेक्शन का नोशन आ जाएगा. और ऐसी घटना लिटरेचर में कैसे हो सकती है? जब हमारा सिंबॉलिक ऑर्डर या हमारा सिस्टम ऑफ मीनिंग ही कोलैप्स कर जाए. यानी जिस फ्रेमवर्क में ढाल करके हम अपने टेक्स्ट्स को पढ़ रहे थे और इंटरप्रेट कर रहे थे और उसके माध्यम से हम दुनिया को समझ रहे थे, वो फ्रेमवर्क ही क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय हो जाए, कोलैप्स कर जाए, और हम किसी ऐसे टेक्स्ट से रूबरू हों जिसकी इंटरप्रिटेशन उस ढले ढलाए फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हमें प्राप्त नहीं हो पा रही हो, तो वहाँ पर हमारा फीलिंग ऑफ एब्जेक्शन अराइज होता है. It means rejecting all the elements that are a threat for our process of realization of self. अभी हम आगे इसको और समझेंगे. It is a necessary process for forming a sense of self. देखिए, एब्जेक्शन ऐसी फीलिंग है जहाँ पर आकर के हमें ये पता चलता है कि जो सेट पैटर्न्स हैं वो काम नहीं करते हैं. वो सेट पैटर्न्स हमें दुनिया को समझने में अब फ़ायदेमंद नहीं हैं. वो सेट पैटर्न्स कोलैप्स हो गए हैं और अब हम टेक्स्ट को समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए उनका सहारा नहीं ले सकते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है? एक रियलाइजेशन होता है ऑफ सेल्फ. हमें अपना रियलाइजेशन होता है अचानक से. तो एब्जेक्शन अकॉर्डिंग टू क्रिस्टीवा इज़ अ वेरी नेसेसरी प्रोसेस. ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में एब्जेक्शन की प्रोसेस का जन्म लेना, करना, क्योंकि इसी के द्वारा ही हम अपने सेल्फ से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाते हैं. उसके पहले हमें पता भी नहीं होता कि हमारी सेल्फ आइडेंटिटी क्या है. हम जो सोशल स्ट्रक्चर चला आ रहा है उसी में अपने आप को ढालते चले जाते हैं और हम अपने सेल्फ से कभी भी इंट्रोड्यूस्ड नहीं हो पाते. तो एब्जेक्शन इज़ काइंड ऑफ अ गुड फीलिंग. लिटरेचर में हम एब्जेक्शन को और कैसे समझ सकते हैं? इट इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ हॉरर एंड डिस्गस्ट. ये कैसा एक्सपीरियंस है? एक हॉरर का एक्सपीरियंस है और एक डिस्गस्ट का एक्सपीरियंस है. That arises when the boundaries between self and other are broken, when the boundaries between subject and object break down. This feeling of abjection, according to Kristeva, is a crucial aspect of psychic development and social construction. Abjection occurs when the meaning we create to understand the world is collapsed, leaving us feeling threatened and disturbed. But this is a very important feeling for challenging the boundaries and the stereotypical framework and creating new meanings and interpretations. So it is very important that the feeling of abjection occurs in order to create new meanings and interpretations of a text.
The very first incident of abjection occurs in a child's life when he comes out of the phase of Kora, when he experiences the separation from the mother, a foundational movement in psychic development. Authors can also experience abjection to create a sense of unease, explore the limits of language, और challenge societal norms. क्रिस्टीवा कहती हैं कि सभी ऑथर्स को, लेखकों को भी इस एब्जेक्शन को क्रिएट करना चाहिए ताकि वो अपने टेक्स्ट में एक अनईजीनेस ला सकें और जो लैंग्वेज की लिमिट्स हैं उससे बाहर जा सकें, स्टीरियोटाइप्स को तोड़ सकें, सोसाइटल नॉर्म्स को तोड़ करके नए नॉर्म्स, नई चीज़ें, नई अवधारणाएं सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करा सकें. So according to Kristeva, abjection is not a bad thing. It's a good thing actually. A lot of writers and philosophers nowadays try to fit in the stereotypical frames of society where they want to be accepted and respected. But to be a good author, to be a true author or philosopher or thinker, one must experience abjection. She's saying that we should try not to please the society or readers in order to be accepted. We should break the boundaries whenever it is needed. Great thinkers, philosophers, and saints were actually abjected by the society. They were rejected by the society completely because their ideas did not fit in the framework of contemporary epoch. उनकी जो भी आइडियाज़ थे वो उस टाइम के युग में, उस इपॉक में फिट ही नहीं हो रहे थे, इसलिए सोसाइटी ने उन्हें एब्जेक्ट कर दिया, उनकी अवधारणाओं को मानने से मना कर दिया. तो ऐसे ही लोग समाज में कुछ ना कुछ चेंज लाते हैं. तो इसलिए एब्जेक्शन जो है हमारे जीवन में और हमारे लिटरेचर में बहुत ज़रूरी है. अब हम एब्जेक्शन के एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ में कैसे समझ सकते हैं, कैसे देखते हैं. जैसे बहुत सारे हमारे बॉडीली फंक्शंस हैं और बॉडीली एलिमेंट्स हैं जो हमें एब्जेक्शंस का एक्सपीरियंस कराते हैं, जैसे वॉमिटिंग, जैसे ब्लड. जब हम ब्लड देख लेते हैं तो अचानक से एक डर हो जाता है हमारे मन में, अचानक से एक हॉरर, एक डिस्गस्ट की फीलिंग आ जाती है. और वहीं पर हम क्या होते हैं, अपने सेल्फ से इंट्रोड्यूस होते हैं. हमें पता चलता है कि अच्छा, जो हम बाहर से दिख रहे हैं सिर्फ उतनी ही हमारी इंटरप्रिटेशन नहीं है. हम वॉमिट भी करते हैं, हमारे अंदर ब्लड भी है, एक्सक्रीशन की भी फंक्शन होती है. तो हम मेयरली जो बाहर से बहुत सुंदर सा हमारा जो बॉडी फिगर दिख रहा है वो नहीं है, अंदर से बहुत कुछ हिडन है और हमारे इस शरीर की, हमारे इस सेल्फ की मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं. इसी तरीके का एक एब्जेक्शन हम देखते हैं डेथ या फिर किसी की डेड बॉडी या कॉप्स. इन सब चीज़ों को भी देख करके एक फीलिंग ऑफ सेल्फ हमें महसूस होती है. जैसे कि डेथ इज़ ऑल्सो एन एब्जेक्शन अकॉर्डिंग टू क्रिस्टीवा एज इट रिप्रेजेंट्स द ब्रेक डाउन ऑफ लाइफ एंड द लॉस ऑफ मीनिंग. कि कैसे लाइफ ख़त्म होती है, जीवन की असली सच्चाई क्या है और कैसे हमारी लाइफ में सब कुछ जो भी है हमारे चारों तरफ वो मीनिंगलेस है. तो ये सारी चीज़ें डेथ और कॉप्स, डेड बॉडी, ये सब डिनोट करती हैं. तो ये भी एक तरीके का इंसानों के लिए, ह्यूमंस के लिए एक एब्जेक्शन का एक्सपीरियंस है. इसके अलावा जैसे क्राइम्स, जो बहुत ही हेनस और बहुत ही ब्रूटल क्राइम्स होते हैं, particularly those that violate social norms and boundaries, they draw attention to the fragility of law. तो ये भी एक तरीके के एब्जेक्शंस हैं. इसके अलावा जैसे रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं बहुत सारे, जैसे प्योरिफिकेशन के राइट्स होते हैं बहुत सारे धर्म में. सो दे रिप्रेजेंट रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑर्डर आफ्टर अ ब्रेक डाउन इन मीनिंग. कि कैसे अगर किसी ने कोई अपराध कर दिया तो उसे हम प्यूरिफाई कर देंगे इस रिचुअल के माध्यम से. तो ये हमें कहीं ना कहीं याद दिलाते हैं कि हाँ, लोग क्या करते हैं, अपने ऑर्डर से भटकते हैं, अपने रास्ते से भटक करके गलत रास्ते पे जाते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि ज़िंदगी में जो भी सोसाइटी ने नॉर्म्स बनाए हुए हैं, जो वैल्यूज सेट की हुई हैं, वो हमेशा वैसे ही लोग उन पर नहीं चलते हैं, लोग भटक जाते हैं. तो एक तरीके की हमें अपने सेल्फ से इंट्रोड्यूस कराने वाली ये चीज़ें हैं कि हमें बताती हैं कि जो हम बहुत हाई मॉरल वैल्यू के ही लोग नहीं हैं दुनिया में, हम कभी ना कभी ज़िंदगी में अपनी वैल्यूज़ को गिराते भी हैं. तो ये भी है अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन टू आवर सेल्फ. तो ये भी एक तरीके का एब्जेक्शन है. लास्ट हमारा जो टॉपिक है
वो होने वाला है जीनोटेक्स्ट एंड फिनोटेक्स्ट। जीनोटेक्स्ट और फिनोटेक्स्ट क्या है? एक तरीके से आप ये समझिए कि जीनोटेक्स्ट क्या है, फिनोटेक्स्ट का प्रिकर्सर है। पहले जीनोटेक्स्ट आता है और उसके माध्यम से ही फिनोटेक्स्ट आता है। लेकिन जब भी कोई लिटरेरी वर्क बनता है तो उसमें जीनोटेक्स्ट और फिनोटेक्स्ट दोनों के ही एलिमेंट शामिल होते हैं। सो द आइडिया ऑफ जीनोटेक्स्ट एंड फिनोटेक्स्ट was published in Kristeva's work entitled Revolution in Poetic Language. So what is genotext? Genotext, geno is a Greek word which means seed. किसी भी चीज़ के जो सीड है, जो अंकुर है, जो रूट एक तरीके से है, जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं जीनो। तो जीनो टेक्स्ट उसी से बना हुआ है। इट इज़ अ टाइप ऑफ टेक्स्ट दैट कम्स बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ फिनोटेक्स्ट। एक तरीके के बीज हैं जीनोटेक्स्ट, जिनके आने के बाद ही फिनोटेक्स्ट जन्म ले पाता है। जीनोटेक्स्ट आर अनस्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चरिंग सोर्स ऑफ सिग्निफिकेशन। ये क्या है? बेसिकली ये क्या है? ये सोर्स ऑफ सिग्निफिकेशन है। किसी भी टेक्स्ट की मीनिंग के लिए जो सोर्स हमें मिलता है वो जीनोटेक्स्ट से मिलता है। दे आर द लोकस ऑफ ऑल पॉसिबल सिग्निफायर्स। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ generating a signifying system. It's a pre-linguistic and pre-symbolic stage. It's a realm of potential meanings. क्या मतलब है इस बात का? जो जीनोटेक्स्ट हैं वो बिल्कुल अर्ली स्टेज का जो टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट की बिल्कुल अर्ली स्टेज होती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? प्री लिंग्विस्टिक है। जैसे हमारा कोरा प्री लिंग्विस्टिक है, वैसे ही जीनोटेक्स्ट प्री लिंग्विस्टिक है, और ये प्री सिंबॉलिक भी है। और इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारी मल्टीपल पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं इंटरप्रिटेशंस की। जीनोटेक्स्ट के माध्यम से हमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं इंटरप्रिटेशंस की, जबकि फिनोटेक्स्ट जो है वो लास्ट जो टेक्स्ट का प्रारूप होता है वो बनाता है। फिनो का मतलब होता है अपीयर होना। अभी हम आगे फिनोटेक्स्ट को समझेंगे तो हम समझ में आता है हमें कि जीनोटेक्स्ट क्या है। किसी भी टेक्स्ट के वे सारे एलिमेंट्स जो हमें टेक्स्ट की साइकोलॉजिकल प्रोसेस से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो बिल्कुल किसी टेक्स्ट के एलिमेंट्री एलिमेंट्स हैं, जो बिल्कुल किसी टेक्स्ट के सीड हैं, रूट हैं, जिनसे उस टेक्स्ट का निर्माण हुआ है। अब किसी टेक्स्ट का निर्माण दो चीज़ों से होकर के बनता है। एक तो उस टेक्स्ट में जो कॉन्सेप्ट है, जो उसमें इमोशन है उनसे, और फिर उसमें जो रूल, सिंबल, फॉन्ट, पेज, ये सारी जो बाहरी चीज़ें हैं, ग्रामर, ये सब बाहरी ढांचा है, बाहरी स्ट्रक्चर है। इन दोनों को ही जब हम मिला देते हैं तो बन जाता है हमारा टेक्स्ट। तो जो इसमें बिल्कुल इंटरनल एलिमेंट्री चीज़ है वो क्या है? जीनोटेक्स्ट, जो हमें कॉन्सेप्ट देता है, इमोशंस देता है, जिनके बेसिस पर ही कोई कहानी गढ़ी जाती है। जैसे लव, डिस्पेयर, एलाइनेशन, जितनी भी ड्राइव्स हैं, जितनी भी नीड्स हैं, जितने भी इमोशंस हैं, वो सब क्या हैं? जीनोटेक्स्ट हैं। ऑल दैट जनरेट्स द टेक्स्ट। जीनोटेक्स्ट क्या है? इट इज़ एन अंडरलाइंग जनरेटिव फोर्स ऑफ फिनोटेक्स्ट। जीनोटेक्स्ट से ही क्या बनता है? फिनोटेक्स्ट आगे चल करके बनता है। अब आगे हम देखते हैं फिनोटेक्स्ट क्या है। द एक्चुअल रिटन और स्पोकन टेक्स्ट। All those elements which tie in with the symbolic mode of language, such as the font, the page layout, chapter headings, handwriting style, rhythm, intonation, ये सारी चीज़ें मिला करके फिनोटेक्स्ट बनता है। मतलब टेक्स्ट लास्ट में कैसा दिखता है, ये है फिनोटेक्स्ट। ठीक है। और
ये लास्ट में तो तब दिखेगा जब इसके अंदर जनरेटिंग सीड्स होंगे, जिन सीड्स से मिलकर के ये टेक्स्ट बनेगा। तो वो जनरेटिंग सीड्स क्या हैं? जीनोटेक्स्ट। तो जीनोटेक्स्ट वो फाउंडेशनल एलिमेंट्स हैं जो किसी टेक्स्ट का निर्माण करते हैं, और जब टेक्स्ट का निर्माण पूरा हो जाता है तो जो उसका फाइनल स्ट्रक्चर होता है वो होता है फिनोटेक्स्ट। There's a close relationship between genotext and phenotext. They are not separate entities but rather two interconnected aspects of some signifying process. The genotext provides the potential for meaning, while phenotext actualizes that potential within a specific textual context. Both are involved in the process of signification, with the genotext being the generative source and the phenotext being the visible manifestation. So this is all about the idea of genotext and phenotext. और जैसा कि हमें समझ में आता है कि phenotext क्या है, it refers to the text as a fact or an appearing in its concrete manifestation or material form. फिनोटेक्स्ट क्या है? कॉन्क्रीट होता है, टैंजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ मीनिंग है ये। इट एनकम्पासेस द स्पेसिफिक वर्ड्स, फ्रेजेस एंड लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर। तो एक लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर में जब हमें टेक्स्ट प्राप्त होता है तो वो फिनोटेक्स्ट है, और इसके अंदर जो इसके जनरेटिंग सोर्सेज हैं, जो इस टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए सोर्स के रूप में काम करते हैं, वो होता है हमारा जीनोटेक्स्ट. So these were all the concepts. I hope you understand it. Thank you.